बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय। हमारे कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के विद्वान सदस्यों ने बिजली विभाग की स्थिति परिस्थिति के बारे में बात किया। आधा घंटा से ज़्यादा लोग बोले हैं अधिष्ठाता महोदय, तो सबका जवाब देने के लिए मुझे भी पर्याप्त समय दिया जाए। अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी बात तो करूँगा, लेकिन उसके पहले इस देश में, भारतवर्ष में कांग्रेस के शासनकाल में, कांग्रेस के लंबे शासनकाल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति रही है, वो उससे कोई भी व्यक्ति अपरिचित नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि कैसे हमारा पानी, बिजली, सड़क का प्रबंधन होता था, कैसी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति थी। हमें याद है कि मैं प्रयाग में पढ़ता था, आजमगढ़ जाना होता था, 125-150 किलोमीटर की यात्रा, पूरा का पूरा दिन निकल जाता था, तब जाकर के हम प्रयाग से, मोना जी भी वहीं पढ़ती थी, उनको भी याद होगा प्रतापगढ़ आने में भी कितना समय लगता। तो कांग्रेस के समय का जो हमारा देश था वो अभाव का की परिस्थिति वाला देश था, और उसमें से आज जो है हम निकल करके समृद्धि की तरफ और विकास, विकसित भारत की बात कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो काम कांग्रेस सरकार 70 साल में नहीं कर पाई, जो यहाँ बैठी हुई पार्टियां बीच बीच में आकर के 75 साल, 70 साल के बीच में आकर 4-4 बार शासन चला करके नहीं कर पाई, वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 11 साल में करके दिखाया है। अगर ऊर्जा की बात करूं तो हम सबका बचपन और विद्यार्थी काल, और मैं तो नौकरी में था तब की भी मैं बात कर रहा हूं। हम अपने गांव आते थे तो घर से बाहर खटिया बिछा करके रात को हम लोग सोते थे, मच्छरदानी लगा करके। जिसके घर में सौभाग्य से अगर पक्की छत बन गई थी तो वो छत पे जा करके सोता था। इस तरह के दिन, इस तरह की रातें हमने देखी हुई है। उसमें से आज पहली बार माननीय अधिष्ठाता महोदय हुआ है, अब मैं बिजली की बात पे आ रहा हूँ, पहली बार हुआ है कि हमारा देश जो है बिजली के मामले में आत्मनिर्भर बना है, और हम सिर्फ अपने नागरिकों को, अपने उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली दे रहे हैं। इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के समय काल में अब हम बिजली एक्सपोर्ट करने की भी स्थिति में आ गए हैं। बिजली हम पड़ोसी देशों को दे रहे हैं, बांग्लादेश को दे रहे हैं और नेपाल जैसे देशों को भी दे रहे हैं। रही बात कि प्राइवेटाइजेशन, कांग्रेस का ही, मैं उनको, कांग्रेस वालों को ये बात याद दिलाना चाहूँगा। श्रीमती प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, सभी जानते हैं। उसी कांग्रेस ने 1994 के बाद प्राइवेट बैंकों का फिर से लाइसेंस देना क्यों शुरू किया, अगर वो व्यवस्था नेशनलाइजेशन की एकदम सही थी। उसी कांग्रेस ने क्यों प्राइवेट रिफाइनरीज को लाइसेंस देना शुरू किया। अगर IOC और HPCL और BPCL की काम करने की पर्याप्त व्यवस्था थी, तो आपने प्राइवेट रिफाइनरीज को, रिलायंस को क्यों आपने लाइसेंस दिया, वो भी एक प्राइवेट कंपनी थी, आज सभी जानते हैं। तो बैंकों का प्राइवेटाइजेशन, हमारी रिफाइनरीज का, पेट्रोलियम सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन, यहाँ तक कि राजीव गांधी जी के समय में हमारे टेलीफोन और टेलीकॉम कंपनियों को भी प्राइवेट सेक्टर में ले जाने की बात शुरू हो गई थी। बहुत सारी चीजें उसमें से उनके हाथों में दी जा रही। ये कुल मिलाकर के बात ये है, बात इतनी सी है कि क्या हम अपने नागरिकों को पर्याप्त सुविधाएं, पर्याप्त व्यवस्थाएं, पर्याप्त सेवाएं दे पा रहे हैं। अगर एक व्यवस्था से नहीं दे पा रहे, आपके इस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय की पॉलिसी है PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जो पॉलिसी थी, वो पहली बार, अगर मुझे जहां तक याद है अधिकारी के रूप में, हमने पहली बार टोल रोड का हमने निर्माण गुजरात में महसाना अहमदाबाद टोल रोड का निर्माण कराया था। ILFS कंपनी आई, और पहली बार जब PPP की बात की तो मुझे खुद नहीं मालूम था कि क्या होता। उस समय आपकी सरकार थी, पूरे देश में कई जगह। और आज PPP का जो मॉडल है वो एयरपोर्ट में आप देख सकते हैं, रोड में आप देख सकते हैं, तमाम जो हमारे सचिन जी बता रहे थे, तमाम सेक्टर्स में उसके फायदे दिखाई दे रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक बात और इस सदन को बताना चाहूँगा। मैं अभी कुछ दिन पहले किसी एक एयरपोर्ट पे खड़ा था, प्राइवेट पार्टनरशिप वाला एयरपोर्ट है। मैंने एयरपोर्ट देखा और वहाँ के मैनेजर को मैंने कहा, बधाई दिया उसको कि बहुत अच्छा आपने बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहले का, आज से 10 साल पहले का और आज का कितना फ़र्क आ गया है।
उस मैनेजर ने गर्व के साथ, इतना ही नहीं कि उस एयरपोर्ट सुंदर था, उसने गर्व के साथ अधिष्ठाता महोदय ये कहा कि भाई साहब मंत्री जी, इतना ही नहीं कि ये सुंदर दिख रहा है, आज हमारा ये एयरपोर्ट दुनिया के बेस्ट एयरपोर्ट्स का चौथा या पांचवा एयरपोर्ट उसने बताया था। ये स्थिति है कि आपके ही शुरू हुई पॉलिसी, आपके ही शुरू किए हुए अंदाज में चल करके पूरा देश जो है और उसका इफेक्टिव कार्यान्वयन करते हुए हम जो है अच्छे एयरपोर्ट बना रहे हैं, अच्छी रोड बना रहे हैं, अच्छे एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। और आप लोग बार बार बेचने की बात, अगर बेचना बिजली विभाग को अगर शुरू किया है तो इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बेचना नहीं शुरू किया है। जो आप नोएडा की और टोरेंट की बात कर रहे थे, तो वो 1992-93 में नोएडा का प्राइवेटाइजेशन हुआ था। 92-93 के बीच उस समय काल में कांग्रेस की प्रेसिडेंट रूल थी और गवर्नर रूल यहाँ हुआ करता था, कांग्रेस उसके लिए जिम्मेदार है। और उसके तुरंत बाद माननीय नेताजी की आपकी सरकार आई थी। अगर वो चाहते 5 महीने, अगस्त 93 में उसको लाइसेंस दिया गया, दिसंबर 93 में नेताजी की सरकार आती है, अभी उस कंपनी ने काम करना शुरू भी नहीं किया था। आप अगर चाहे होते तो कह सकते थे कि ये प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया इस प्रकार से समाप्त की जाती है, इज हियर बाय कैंसिल। आपने क्यों नहीं किया? आपको उस समय अच्छा लगा। आज आप कह रहे हैं कि महंगी बिजली, और आपकी जानकारी के लिए ये भी आप विधानसभा में खाली एक पॉलिटिकल बात करने की, वहां की बिजली महंगी नहीं है, वहां की बिजली सस्ती है। और मेरी जहां तक व्यवस्था की हमारी जानकारी है, ठीक ठाक चल रही है। उसी प्रकार टोरेंट की बात, टोरेंट की जो कार्रवाई थी वो भी उस टाइम पे भी सपा गवर्नमेंट जो है आ गई थी। आप चाहते तो उसको रोक सकते थे। तो दोनों ही काम आपने किया तो अच्छा किया, आपने किया तो बेचा नहीं खरीदा, आपने किया तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और अगर कोई और सरकार करे और उस लाइन पे करे जो आपने रास्ता बताया था, पीपीपी के मॉडल पे, पीपीपी का जो पूरा जो व्यवस्था है उसमें करे, तो दूसरी सरकार जो है गड़बड़ कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है। ये आपका दोहरा मापदंड जो है खाली पॉलिटिकल स्पीच के लिए ठीक है, लेकिन देश की और प्रदेश की प्रगति के लिए ठीक नहीं है। जहां तक रही बात बिजली के व्यवस्थापन की, तो बिजली के व्यवस्थापन में मैंने पहले भी कई बार, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कई बार ये असत्य जो है इस विधान सम्मानित सदन के फ्लोर पे कहा जाता है कि हमने बहुत सारे प्लांट लगाए, आपने नहीं लगाए। आपने जो 2 लगाए थे उनका मैं लेखा जोखा आपको दे देता हूं। आपने जवाहरपुर का जो शिलान्यास किया, पत्थर रखा था, आपने प्लांट नहीं लगाए, पत्थर लगाए थे वहां पे जवाहरपुर में। उसकी तारीख थी 23 दिसंबर 2016। उसी के हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद आचार संहिता लगी थी और उसके 2 महीने बाद आपकी सरकार रवाना हो गई। उसी दिन आपको इतना भी टाइम नहीं था कि कोई दूसरा दिन निकाल करके जवाहरपुर के बाद ओबरा जा सकते थे। उसी दिन रिमोट से आपने 23 दिसंबर को ही दूसरा पत्थर लगाया था ओबरा का, और उसी के 1 हफ्ते 10 दिन बाद आचार संहिता लग गई थी और उसके बाद आपकी सरकार चली गई थी। ये सारे के सारे काम, उतना ही नहीं बल्कि और आप पूछते हैं कि कितना हमने शुरू किया, मैं आपको गिना देता हूं। 9/2/2022 को हमने हरदुआगंज की 660 मेगावाट की इकाई को शुरू किया। 660 की 2 इकाइयां 25/2/2024 और 25/12/2024 को हमने चालू किया। जवाहरपुर की 2 इकाइयां, ओबरा सी की 2 इकाइयां 9/2/2024 और 9/7/25। ये 3 साल 4 साल का मैं खाली लेखा जोखा दे रहा हूं, हमने चालू किया। पनकी की 660 मेगावाट की 24/4/2025 को चालू किया। मेजा की 660 की हमने घाटमपुर की हमने जो है 2024 में 12/12/2024 में 660 मेगावाट की शुरू किया। 660 मेगावाट की ही दूसरी इकाई 9/12/2025 को हमने शुरू किया और घाटमपुर की तीसरी इकाई भी अगले महीने हम शुरू करने जा रहे हैं। इसी प्रकार खुर्जा की 26/1/2025 को हमने चालू किया और दूसरी इकाई 26/9/2025 को अभी कुछ दिन पहले हमने कमीशन किया है। इस प्रकार माननीय अधिष्ठाता महोदय,
मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस सदन में, 70 साल की उत्तर प्रदेश की राज्य की सरकार की जो स्वयं की स्थापित क्षमता थी, उसका हमने इतने ही दिनों में डबल किया है। जो आपने 70 साल में काम किया था, वो योगी सरकार ने 7 साल में करके दिखाया है। और हम लोग जो है पर्याप्त बिजली दे रहे हैं। आप बिजली के अन्य बातों को भी आपने यहाँ उठाया। आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की बिजली सबसे महंगी बिजली है। आपको बार बार हम लोग कह चुके हैं, 6 साल में हमने, पहला राज्य है देश का, माननीय अधिष्ठाता महोदय, पूरे 6 वर्ष दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका दाम 6 साल में नहीं बढ़ा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें पिछले 6 साल से 1 पैसा भी नहीं बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, मैं ये भी बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि घरेलू बिजली का जहां तक सवाल है, हमारा प्रदेश कोई बहुत ही अनुकूल परिस्थितियों में, न तो सी कोस्ट पे है, नहीं बहुत हमारी अन्य परिस्थितियां अनुकूल है। सोलर की हमारे पास उतनी ज्यादा क्षमता नहीं है। उसके बाद भी हमारी जो घरेलू बिजली है वो देश के सबसे सस्ते राज्यों में, सस्ती बिजली देने वाले राज्यों में से इस समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सबसे सस्ती बिजली जो है हम लोग इस समय दे रहे हैं। और रही बात बिजली के बिलों का, माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी हमने एक बड़ी उदार योजना जिसका बात हुआ। एक तो मैं माननीय सदन के माननीय सदस्यों को मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक अनुरोध भी करता हूं कि ये योजना हम लोगों ने बहुत सोच समझ के, लोगों को भला करने के लिए, लोगों को राहत देने के लिए हम लाए हैं। आप सबको मैंने पत्र भी लिखा है। आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में इसका जितना ज़्यादा लोग उपयोग करके जितना इसका लाभ ले सके, उसकी व्यवस्था आप लोग करेंगे, नेतृत्व करेंगे, आप उनका मार्गदर्शन हमारे कर्मियों का करेंगे, तो हमारे लिए, विभाग के लिए और जनता के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दूसरा, नहीं लाभ, मैं अब उसी पे आ रहा हूं, मैं अब उसी पे आ रहा हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, लोगों का 3-3 लाख का बिल, 2-2 लाख का बिल, 4-4 लाख का बिल हमने खुद अपनी आंखों से भदोही में, जौनपुर में, आजमगढ़ में, मऊ में देखा है। कुछ पिछले दिनों हमने उसको सोशल मीडिया पे भी डाला था। मैंने खुद बिजली के राहत कैंपों में जा करके एक वृद्ध से, एक माँ से, एक भाई से हमने पूछा है कि आपका बिल, और आपको आश्चर्य होगा, आपकी शायद जानकारी में मित्रों नहीं होगा, माननीय अधिष्ठाता महोदय शायद नहीं होगा माननीय सदस्यों की जानकारी में, कि ये बिल जो है 1992 के निकल रहे हैं, 1998 के निकल रहे हैं, 2001 के निकल रहे हैं। और जब हमने पूछा कि अच्छा भैया बताओ कि 2001 में, 1998 में, माननीय सदस्यों से भी मैं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे घर में बिजली आवत रहे, तुम्हारे घर में बिजली आवत रहे? ना भैया, बिजली ना आवत रहे, खाली खोज के लोग चल रहे। तो ये आप खुद जाइए अपने कैंपों में, आप अपने क्षेत्र में जाइए माननीय विधायकगण, और देखिए किसी का बिल जब जो हमारे काउंटर पे खड़ा हो, किसी का भी बिल आप हाथ में पकड़ के देखिएगा, हमेशा आपको 20 साल पुराना, 30 साल पुराना वो बिल मिलेगा। और उस बिल पे हम क्या कर रहे हैं? स्वाभाविक बात है कि उसके जो आप बिजली दिए बिना आपने बिजली बिल पकड़ा दिया लोगों को मालूम भी नहीं कि न बिजली आई न बिल देना है, लोग बैठे रहे, और उसके बाद आपने ब्याज पे ब्याज बढ़ाते गए। हो सकता है कि उसमें 7-8 साल हमारी सरकार का भी ब्याज बढ़ा हो। और इसीलिए हमने इस जो राहत योजना की जो रचना किया है वो इस प्रकार से किया है माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि बिजली बिल के ब्याज जो लेट सरचार्ज होता है उसमें 100 का 100% हम छूट दे रहे हैं। और पहले ही महीने नहीं, 3 महीने की 3 फेज की ये योजना है। तीनों फेज में ब्याज की जो राहत है वो निरंतर 100 की 100% हम चालू, ये हमारी चौथी योजना है, लेकिन इस बार पहली बार किया है कि तीनों फेज में ब्याज राहत जो है वो 100 की 100% चालू, वो लगातार निरंतर मिलती रहेगी। मुझे पहली बार योजना बता लेने दीजिए, उसके बाद प्रश्न रह जाएगा तो मैं अवश्य बैठूंगा, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण, माननीय अधिष्ठाता मैं निवेदन करूंगा, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, इस पे थोड़ी बात हो जाए। दूसरा, उसमें जो अच्छा प्रावधान हम लोगों ने किया है कि ब्याज की राहत के बाद मूलधन जो है, जो व्यक्ति जमा नहीं कर सकता, उससे भी अब दिसंबर महीने तक, पहला जो हमारा फेज था, दिसंबर महीने तक की व्यवस्था यह है कि 1/4 उसके मूलधन में से भी 25% की हम लोग छूट देने वाले हैं। अगले महीने में वो 20% हो जाएगा, उसके बाद के महीने में 15% हो जाएगा। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इसी महीने जितने लोग लाभ ले सकें उतने लोग लाभ ले लें, तो आगे भी अच्छा रहेगा। अब रही बात मार्च वाली जो आप बात कर रहे थे,
उसमें एक बात आई थी बीच में कि जिन लोगों ने मार्च का हमने कट ऑफ रखा हुआ है, मार्च तक का बकाया पे चलिए आता हूं, मार्च तक का कट ऑफ रखा था। सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, महत्वपूर्ण विषय है, महत्व आपके संज्ञान में रहेगा तो अच्छा रहेगा। जो 25% की छूट थी या ब्याज राहत की थी, कुछ लोगों को गलतफहमी थी कि मार्च तक की ही उसमें व्यवस्था की गई है, मार्च की कट ऑफ डेट रखी गई थी, बात सही है। लेकिन एक इनपुट और फीडबैक ये आया, ये जन कल्याणकारी सरकार है, हम जनता का फीडबैक मान करके तुरंत सुधार करने वाले लोग हैं। उसमें हमने एक हफ्ते के अंदर हमने सुधार किया कि मार्च के बाद भी अगर किसी ने एक आध किस्त जमा कर दिया है तो उसको भी इसका लाभ मिलेगा। धन्यवाद, लाभ मिलना शुरू बहुत बढ़िया योजना है, बहुत अच्छी योजना है। हो गया। चलिए, मैंने माननीय मोना जी को सुना। सर, उसका अगला विषय भी लेना, मुख्यमंत्री जी ने 2:30 बजे बोलना है समय। कोई बात बोल लूं माननीय, आपका विषय आधा घंटा नहीं, वो कोई विषय नहीं, वो आधा घंटा मतलब आधा घंटा बोलेंगे, उसके कोई जरूरी थोड़ी है। आपसे 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर दो प्लीज, प्लीज 2 मिनट। नहीं, मैंने उसके बाद समय है ना, मुख्यमंत्री जी ने 2:30 बजे बोलना है, आप उनको रिक्वेस्ट कर लो तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। विषय माननीय अध्यक्ष, वो समय है। माननीय अध्यक्ष जी, स्मार्ट मीटर का विषय रह गया। अरे वो डिबेट थोड़ी हो रही है, डिबेट नहीं करा रहा मैं डिबेट नहीं करा रहा। आप खड़े होइए या ना, ये डिबेट नहीं हो रही। प्लीज बताइए। स्मार्ट मीटर पे आधा मिनट, अब बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, नहीं सुनेंगे। स्मार्ट मीटर का जो विषय है, वो आपकी पार्टी ने आपको सुनने का नाम ही नहीं दिया। माननीय तुम खड़े हो जाते हो बार बार। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलो सुनो, स्मार्ट मीटर बहुत बड़ी अच्छी योजना है यहाँ उठाया गया। स्मार्ट मीटर के बारे में मेरा पूरे सदन से जिम्मेदारी पूर्वक अनुरोध है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि स्मार्ट मीटर जो है वो टेक्नोलॉजी आधारित आधुनिकता की निशानी है। स्मार्ट मीटर जैसे आपका स्मार्टफोन है, ये भी उतना ही रिलायबल या उतना ही विश्वास पात्र एक संसाधन है अपने पास, और उसका उपयोग उसको लगने दीजिए, उसको उपयोग होने दीजिए। जहां तक बात है कि हमने आज तक 55 लाख से ऊपर मीटर अभी तक 16 तारीख तक हमने लगा दिए हैं, और उसमें जहां तक गड़बड़ी की बात है माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही कम परसेंटेज में आ रही है। कुछ लोगों को लगता है कि इसमें हमारी बिल ज्यादा आ रही। होता यह है कि मान लीजिए कि स्मार्ट मीटर हमारे किसी उपभोक्ता के यहाँ 15 तारीख को लगाया गया, तो हमारा जो नॉर्मल बिलिंग साइकिल होती है 1 तारीख से 1 तारीख तक, पीछे का बिल जो है उस महीने के बिल में जुड़ करके आता है। तो पहले या दूसरे महीने ऐसा लग सकता है कि हमारा बिल ज्यादा है, लेकिन ऐसा है नहीं। जहां और आपकी जानकारी, 2 और जानकारियां दे दूं कि स्मार्ट मीटर में चेक मीटर लगाने की व्यवस्था है। 5% की भारत सरकार की सूचना है, लेकिन उससे भी ज्यादा लगभग 6.5% जो है हम लोग चेक मीटर लगा करके वेरिफिकेशन कर रहे हैं, और कहीं से भी ऐसी शिकायत नहीं आई है, और आएगी तो उसमें सुधार करने के लिए, बिल में सुधार करने के लिए हम बिल्कुल तैयार है। एक बात और माननीय अध्यक्ष जी, स्मार्ट मीटर जो हमारे वर्तमान उपभोक्ता हैं उनके यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने के लिए कोई पैसा लिया जाना नहीं है। सभी माननीय सदस्यगण के जानकारी में होना चाहिए। और जहाँ हम पैसा ले रहे हैं सिर्फ नए मीटर लगाने के लिए, नए उपभोक्ताओं को कनेक्शन देने के लिए हम ले रहे हैं। इसलिए ये एक आधुनिकता का आधुनिक तकनीक का ये संसाधन है, जिससे पारदर्शिता आएगी, रिलायबिलिटी आएगी, आपका बिल आपके हाथ में आएगा, आपसे कोई धोखाधड़ी नहीं कर पाएगा, कोई गलत बिल नहीं ले पाएगा। इसलिए इसे होने दिया जाए। रही बात निजीकरण की माननीय अध्यक्ष जी, तो मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूँ कि हम जो भी दूसरा विषय भी लेना है राज्य की जनता के व्यापक हित में, सभी भौगोलिक क्षेत्रों के हित में, सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के हित में जो भी निर्णय हम लेना होगा वो हम अवश्य लेंगे। बोलो आशु जी बोलो। जितने मान्य बस आधा मिनट आधे घंटे ज्यादा ग्राहकता में बोला गया। सर आधा मिनट माननीय मंत्री जी ने एक विषय पर पूरा स्पष्ट रूप से जवाब दे दिया। अब उसके बाद कोई बात तो रह गई। एक मिनट सुन सर, आधा मिनट चलो बोलो। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ, बिजली बिल राहत योजना है सरकार द्वारा 100% ब्याज और 25% मूल में
जो राग अलाप रही है वो एक धोखा है। चलो अच्छी बात है, बैठो। ये इसलिए मैं आप देखो आपको सब कह लोग रहा जो हूं जमा कि करा रहे हैं सब लोगों को सहारनपुर मिल जिले रहा में है। 90% कलेक्शन जो एक आप चलिए रोज मोना, चलिए मोना जी, नहीं वो सब लोग जमा करा रहे हैं, ऐसा कोई धोखा नहीं है।